किस तरह टारगेट कर रहे हैं कि भारत में बहरान साबित होने वाला है, भारत में बिजली की कमी होने वाली है। तो आपको पता है ये क्यों होने वाली है? कि मोदी ने आने के बाद बहुत सारी कोयल खदान को अदानी को दे दिया और अदानी ने वहां से कोयला नहीं निकाला। जब सीबीआई भी ये वाली बात साबित करती है कि सीबीआई का जो इस वक्त काम रह गया है वो सब्जी बेचने वाले, ठेले में जो सब्जी बेचते हैं जाहिल जोला, उनसे भी गिरा गुजरा है। ऐसा देखा गया कि सीबीआई वाले भी धनिया काटते नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी लॉजिक देते हैं कि 9 साल का बच्चा भी उनकी बात पर हंसी उड़ाए। किस आरएसएस के इशारे पर करी जा रही है, किस तरह आरएसएस को प्रमोट करा जा रहा है, किस तरह आरएसएस की गुंडी तंजीम एबीपी के गुंडे आते हैं और किस तरह मारते हुए ले जाते हैं। पूरे सबूत, पुख्ता सबूत मौजूद हैं। दिल में दर्द के पेड़ हैं, मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। मैं बात कर रही हूँ आज नजीब की। वेयर इज नजीब? जस्टिस फॉर नजीब। कौन था ये नजीब? नजीब एक ऐसे मचलते हुए मुस्लिम युवक का नाम है, एक मचलते हुए ऐसे ख्वाब का नाम है जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बदायूं का रहने वाला था। नजीब आज से ठीक 5 साल पहले जेएनयू में उसका एडमिशन होता है और जेएनयू वही जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जेएनयू वही जहां पर टॉप कलेक्शन के भारत के भी क्रीमी बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर आप और हमारा अरमान होता है कि काश हम भी वहाँ पर पढ़ पाते। इतने टैलेंटेड बच्चों का वहाँ एडमिशन होता है। तो नजीब का एडमिशन 5 साल पहले जेएनयू में होता है। नजीब पढ़े खिलखिलाता हुआ ख्वाब लेता अपने घर से विदा होता है। 13 अक्टूबर में बदायूं से विदा होता है और पल पल की खबर अपनी फैमिली को देता है। और यहाँ पर आने के बाद वो अपने ख्वाबों को पर देने की कोशिश करता है। जेएनयू में देखता है, खुश होता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे जेएनयू तक पहुँचा दिया। 14 अक्टूबर में नजीब क्लास करता है और यहीं से नजीब की बर्बादी की दास्तान शुरू होती है कि वहाँ पर जो एबीपी के गुंडे हैं या आरएसएस का जो विंग है, शायद अगर आप लोग जानते हो, आरएसएस जो भारत में सबसे बड़ी भगवा आतंकवादी तंजीम है, इसके अंडर में कम से कम 3,500 एनजीओज मिलकर काम करती हैं और ज़्यादातर ये ऐसी उस चीज़ पे काम करती हैं जहाँ भारत का माहौल ख़राब करना हो, आइन ख़राब करना हो, संविधान में गड़बड़ घोटाला करना हो, एक कास्टिज्म फैलाना हो या एक नफरत फैलाना हो। तो आरएसएस के साथ मिलकर 3500 तंजीमें काम करती हैं। नजीब की गलती ये थी कि नजीब मुसलमान था। नजीब की गलती ये थी कि नजीब जेएनयू का स्टूडेंट था। नजीब की गलती ये थी कि नजीब उत्तर प्रदेश से आया था। नजीब की गलती ये थी कि नजीब कुछ बनना चाहता था। यहीं पर सारा खेल ख़राब हो जाता है और लगातार नजीब के ऊपर हमले होने शुरू हो जाते हैं और नजीब अपने वालिदैन को, अपनी माँ तक कोई वाली बात बताते हैं कि अम्मा मेरे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, कुछ गुंडे हैं जो मुझे मारते हैं, जिनकी तादाद 9 से ज़्यादा है। 9 से ज़्यादा वो तादाद बताता है। और आज भी उनकी माँ फातिमा को वो वाली याद ताज़ा है कि उनको आज भी 3 नाम बहुत अच्छे से याद हैं, जिनमें अंकित का नाम वो बताती हैं, जिनमें विक्रांत का नाम वो बताती हैं, जिसमें ऐश्वर्या का नाम वो बताती हैं कि ये 3 वो नाम हैं जो बार बार नजीब उनको बताया करता था कि मेरे ऊपर अम्मा ये लोग हमला करते हैं, मुझे मारते हैं, मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। जेएनयू कोई ऐसा तो कोई अखाड़ा तो था नहीं कि वहाँ पर कबड्डी कुश्ती लड़ी जाती या गुंडों का अड्डा होता। जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन का नाम है जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोच के लोग निकले हैं और भारत की टॉप कलेक्शन की यूनिवर्सिटी में जेएनयू का शुमार होता है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर नजीब का जब एडमिशन होता है लगातार उसको टारगेट करा जाता है। एबीपी के गुंडे लगातार उसको मारते हैं और जब देखते हैं कि कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऊपर आकाओं के हाथ हैं, हमारे ऊपर दिल्ली पुलिस का हाथ है, हमारे ऊपर दिल्ली सरकार का हाथ है, हमारे ऊपर शासन प्रशासन और नागपुर की नाजायज़ औलादों का हाथ है, तो नजीब को दरिंदगी से सबके सामने सीसीटीवी फुटेज में वो चीज़ नज़र आती है कि नजीब को मारते पीटते एबीपी के गुंडे घसीटते हुए ले जाते हैं और
5 साल हो गए, नहीं मालूम कि नजीब आज कहाँ है। आया नजीब जिंदा भी है या नजीब को मार डाला गया? क्योंकि एक बात सुननी हुई आपने भी कि जिंदा का सब्र आ जाता है, मुर्दा का सब्र आ जाता है, लेकिन खोए हुए का सब्र नहीं आता। बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये वाली बात रहती है कि हाँ हमारा बंदा जिंदा है। आप अपने बंदे को तदफीन कर देते हैं तो एक सब्र आ जाता है कि हमारा बंदा रुखसत हो गया। नजीब एक ऐसा नाम जो गुम हो गया। फैमिली परेशान है, लेकिन एक उम्मीद उनकी माँ की आंखों में देखी जाती है, एक दर्द उनकी माँ की आंखों में देखा जाता है, जो नजीब को याद करती हैं और बताती हैं नजीब की माँ के आज भी मैं सोते सोते एकदम उठ जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नजीब मुझे कॉल कर रहा है, अम्मा अम्मा करके मुझे पुकार रहा है, और वो फिर एक व्याकुल हो जाती हैं। नजीब एक बहुत बड़ा केस था, चाहता तो शासन प्रशासन दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ लेता, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने ही मरवाया था, एक टेरर की राजनीति थी कि तमाम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको टारगेट करके ऐसा लड़चड़ कर देने की साजिश थी, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे वो JNU, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कि यहाँ के स्टूडेंट के अंदर इतना डर और खौफ पैदा कर दिया जाए ताकि ये लोग पढ़ाई से दूर हो जाएं। यही वजह है कि मुस्लिम नेम नजीब को टारगेट किया जाता है। नजीब के बारे में ये भी कहा जाता है कि नजीब एक ऐसा खुश नसीब स्टूडेंट था कि जिससे पूरी यूनिवर्सिटी खुश रहती थी, और आज भी तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी वाले नजीब को याद करते हैं। हर साल जब 15 अक्टूबर आती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, पूरे साल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे आई विटनेस हैं जो बताते हैं कि हाँ उनके सामने नजीब को किस तरह ये अंकित, किस तरह विक्रम, किस तरह ऐश्वर्या और 7 अन्य लोग घसीटते हुए मारते पीटते, रॉडों से मारते पीटते लेकर गए थे, और CCTV फुटेज में तमाम सबूत होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उफ नहीं करी। वो लोहे का चश्मा लगाते हुए सिर्फ शासन प्रशासन और RSS की गुलामी करने में मशगूल है। नजीब का एक ऐसा केस है जहां CBI भी लगाई गई थी जनाब, और CBI ने भी हाथ खड़े कर दिए। CBI ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई नजीब का जो लैपटॉप है, नजीब का जो मोबाइल है, हम उसका जो पैटर्न है वो क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका पासवर्ड क्रैक ही नहीं कर पा रहा है। ये आपको क्या लॉजिक समझ में आती है, क्या हजम होती है? अरे कोई भी मोबाइल आप मुझे दें, मैं ही 50-100 रुपए में किसी भी मोबाइल का पैटर्न तुड़वा कर ला सकती हूँ। CBI पैटर्न ही नहीं तुड़वा पा रही, यानी कि उनको लॉक ही नहीं खुल पा रहा। तो यहाँ पर ये लगता है कि CBI भी ये वाली बात साबित करती है कि CBI का जो इस वक्त काम रह गया है वो सब्जी बेचने वाले, ठेले में जो सब्जी बेचते हैं जाहिल जोला, उनसे भी गिरा गुजरा है। CBI एक रेपुटेटेड पोस्ट होती थी, CBI एक रेपुटेटेड महकमा होता था जहां पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी, वहां CBI को इन्वॉल्व करा जाता था। लेकिन 6 सालों में ऐसा देखा गया कि CBI वाले भी धनिया काटते नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी लॉजिक देते हैं कि 9 साल का बच्चा भी उनकी बात पर हंसी उड़ाए। किसी का मतलब एक ऐसा बंदा जो गायब हो जाता, उसके मोबाइल का, उसके लैपटॉप का पासवर्ड जो है वो CBI क्रैक नहीं कर पा रही, कोई उनको ऐसा मैकेनिक ही नहीं मिल पा रहा कि वो क्रैक कर दे। तो CBI से मैं यही कहूँगी कि आप ओखला में है, मैं करवा कर देती हूँ आपको उसका पासवर्ड क्रैक। तो 5 साल से तमाम नौटंकी चल रही है। नजीब की माँ दर बदर फिर रही हैं, नजीब के फादर दर बदर फिर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद नजीब हमारे पास वापस आएगा। नजीब का जुर्म क्या था कि वो JNU पढ़ने गया था? नजीब का जुर्म क्या था कि वो मुसलमान था? नजीब का जुर्म क्या था कि नजीब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था? JNU में तमाम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जितने भी युवाएं हैं आज के दौर के, तमाम नजीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, ट्रेन करवाते हैं, जस्टिस फॉर नजीब, वेयर इज़ नजीब। और नजीब का कुछ पता नहीं, ना दिल्ली पुलिस कुछ करने को तैयार है, और CBI का तो आप हालत ही देखिए कि वो पासवर्ड ही क्रैक नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर पता चलता है कि तमाम यूनिवर्सिटी किस तरह टारगेट करी जा रही हैं और RSS के इशारे पर करी जा रही हैं, किस तरह RSS को प्रमोट करा जा रहा है, किस तरह RSS की गुंडी तंजीम ABP के गुंडे आते हैं और किस तरह मारते हुए ले जाते हैं। पूरे सबूत, पुख्ता सबूत मौजूद हैं, उसके बावजूद कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। आपको पता हुआ JNU हमेशा से टारगेट पे उस वक्त से आना शुरू हुआ जब से BJP सरकार है, क्योंकि इनको लगता है कि तमाम जितने भी फिलोसफर है और अच्छी सोच के लोग हैं वो JNU में पैदा होते हैं, वो थिंक करते हैं, वो चीज़ों को सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर हम JNU पे ही अटैक करके वहाँ के
मासूम मजलूम स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, खासकर मुस्लिम स्टूडेंट्स और आदिवासी और दलित स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को टारगेट करेंगे, तो शायद अगली पीढ़ी या नौजवान नस्ल जो आने वाली भी है वो पढ़ने की कोशिश ना करे, गुस्ताखी ना करे। इसी वजह से लगातार आप देखिए कि जेएनयू को टारगेट करा जाता है, जेएनयू के स्टूडेंट्स पर हमले करे जाते हैं और हमले करने वालों को Y+Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि एबीपी का जो गुंडी तंजीम है वो आरएसएस के अंडर में, बजरंग दल के अंडर में काम करती है। तो नजीब को आज 5 साल हो गए और नजीब नहीं मिला। नजीब की माँ दर बदर फिर रही है। नजीब की माँ का दर्द तो शायद हम आपके सामने रख भी नहीं सकते, शायद सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि औलाद वाले हम भी हैं, उस दर्द को हम भी सोचता कि खुदा ना करे अगर हमारा बच्चा भी गायब हो जाता तो शायद हमें रातों को नींद ना आए, हमें तो यही ना पता चले कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो आज नजीब की माँ दर बदर फिर रही है। 5 साल हो गए। नजीब की माँ कभी यहाँ जाती हैं, कभी वहाँ जाती हैं, कभी यहाँ से आवाज़ उठाती है, कभी वहाँ से आवाज़ उठाती हैं। और उनकी एक पॉजिटिव थिंग है कि उनको ये लगता है कि इंशाल्लाह उनका बेटा जल्द से जल्द वापस आएगा। उनको ये उम्मीद है कि भारत के यंगस्टर उनके साथ हैं, भारत के यूथ उनके साथ हैं, जेएनयू वाले उनके साथ हैं, इसलिए उनके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। तो नजीब का जो एक मामला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जस्टिस फॉर नजीब के नाम से कैंपेन चलाएं और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला नजीब सही सलामत वापस आ जाए। ये सरकार साबित कर दे, ये सरकार मान ले कि हाँ हम कातिल हैं, हमने नजीब का कत्ल करा था, हाँ हमने अपने आरएसएस की विंग के साथ चलने वाली एबीपी के गुंडों के साथ नजीब को इसलिए टारगेट करवाया था ताकि कोई भी मुसलमान दोबारा आकर जेएनयू में या एएमयू में, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने की गुस्ताखी ना कर सके। आप देखिए कि किस तरह आरएसएस की एक आइडियोलॉजी चल रही है। आप देखिए कि किस तरह, आप देखिए कि सावरकर की किताब को लिखा जाता है, उसको वीर बनाने की कैसी तैयारी करी गई है। आपने खुद देखा कि किस तरह हमारे जो भारत के एक कद्दावर बीजेपी के नेता है राजनाथ साहब, उन्होंने तक सावरकर को एक हीरो बनाकर पेश करा और सावरकर जो एक माफी जीवी है उसको कहा कि नहीं भाई, वो जो माफी मांगता था वो महात्मा गांधी उसकी कनपट्टी पर गन रखते थे और कहते थे माफी मांग, क्योंकि सावरकर तेरी जरूरत भारत को, तो माफी मांगकर जेल से बाहर आ जाए। जो महात्मा गांधी सन 1915 में भारत आते हैं और सावरकर जो सन 2011 से लगातार माफिया मांग रहा होता है, उसको हमारे राजनाथ साहब जो है वो हीरो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये एक स्टार्टिंग है। आप स्टार्टिंग में इस तरह समझे कि ये पूरा का पूरा इनका एक चाल है, ये पूरा एक निज़ाम को ख़त्म कर देंगे, पूरा एक एजुकेशन निज़ाम को टारगेट करके ये तमाम आरएसएस के एजेंडे को पढ़ाएंगे। और आरएसएस का एजेंडा यही है कि भारत के टोटल बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाए, जॉब्स को ख़त्म कर दिया जाए, भारत का टोटल सरमाया 3-4 लुटेरे डकैतों के हाथ में दे दिया जाए ताकि भारत बर्बाद हो जाए और भारत भिखारी होके इनका मोहताज हो जाए। और आप देखिए कि इस वक्त पूरा भारत 4 लोगों का नाम है, 2 लोग बेच रहे हैं, मोदी जी और तड़ीपार जी, और 2 लोग खरीद रहे हैं, अदानी और अंबानी। तो 4 लोगों का नाम भारत कर दिया है और ये एक स्ट्रैटेजी है पूरे भारत को बदनाम करने की, बर्बाद करने की। आप यकीन करिए कि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें बहुत सफ़र करने वाली हैं, बहुत बुरी तरह भारत बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि चाइना हमारे हिस्से में घुसा हुआ है, हमारे फौजियों को मार रहा है और ये भारत अपना अलाप रहा है कि नहीं पाकिस्तान हमारे पे हमला करने वाला है। चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है, हमारी ज़मीनें कब्जा रहा है, हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है, लेकिन ये कहाँ पर अलाप रहे हैं? पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान हमला करेगा। यानी यहाँ भी ये खाली हिंदू मुसलमान करके आपके अंदर एक नफरत पैदा करें, चाइना के नाम पे चूं करने को तैयार नहीं, हमारी ज़मीन को ऐसे छीनने दे रहे हैं जैसे माले गनीमत समझ के लूट रहा है चाइना, वहां पर कुछ करने को तैयार नहीं। चाइना खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, इनके बाप में हिम्मत है तो लेके दिखाए। पूरा का पूरा डेवलपमेंट चल रहा है चाइना का, लेकिन वहां आपको कुछ नहीं दिखाएगा स्ट्रीम मीडिया, कुछ नहीं दिखाएगा। स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगा? स्ट्रीम मीडिया शाहरुख खान के बेटे को दिखाएगा। स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगा कि शाहरुख खान के बेटे के पास 3 ग्राम अफीम बरामद हुई जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दी थी। 3 ग्राम अफीम जो शाहरुख खान के बेटे के पास मिली भी नहीं। 3000 किलो अभी अफीम अदानी पोर्ट पर पकड़ी जाती है जिसमें मोदी जी का 25% शेयर था। वहाँ ये मीडिया, शासन, प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीआई अफीम खाकर अफीम के घोड़ों पर टहल कर गुफाओं में दम मारो दम करती नजर आती है और 3 ग्राम अफीम को इम्प्लांट करा जाता है। और तो और नार्को टेस्ट करने वाले इतने जाहिल साबित हुए, उन्होंने कहा कि हमें 1 किलो गांजा भी मिला। जब उस गांजे की
पूरी इंक्वायरी निकल कर आई तो आपको हैरानी होगी। वो 1 किलो गांजा ना हो के वो फ्लेवर्ड हुक्के का जो आप देखिए मटेरियल होता है, एक फ्लेवर हुक्का होता है जिसमें आप देखिए खुशबुएं आती हैं, उसका जो एक फ्लेवर हुक्के का जो तंबाकू होता है वो 1 किलो मिला, उसको गांजा बना दिया। यानी कि नार्को टेस्ट करने वाले इतने जाहिल कब से हो गए कि हुक्के के फ्लेवर को गांजा बनाने पर तुले हुए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम नेम है, शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान का बेटा है। लेकिन इन जाहिलों को ये नजर नहीं आता, इनको ये नजर नहीं आता कि गौरी छाबरा एक पंडितानी है जो शाहरुख खान की बीवी है। आर्यन खान का नाम मुस्लिम नेम नहीं, सुहाना खान का नाम मुस्लिम नेम नहीं। इनके घर में कोई ऐसी हरकत नहीं होती कि यहाँ से मुसलमान साबित हों, या भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, तमाम तहजीबों का वहाँ पर एक संगम होता है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, ईसाई भी, सब तमाम एक दूसरे के अंदर शादियाँ कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद शाहरुख खान के बेटे को ज़मानत नहीं मिल रही है कि सिर्फ 3 ग्राम उसके पास अफीम मिली थी। तो सिर्फ ये मुसलमानों को टारगेट करके ये दिखाना कि देखो हम मुसलमानों को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं। और किंग खान शाहरुख खान जो दुनिया के 10 नंबर के टॉप कलेक्शन के मिलेनियर हैं, एक्टर्स की अगर बात करी जाए, उस शाहरुख खान के बेटे को आज जेल में डाल रखा है और आर्यन खान से उसकी फैमिली को मिलने तक नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम उसके पास अफीम इन्होंने इम्प्लांट कर दी, और जिसके पास अफीम मिली थी उस आदमी को, उस लड़के को, फर्नीचर वाले को आराम से बाइज्जत बरी कर दिया। 9 लोगों को पकड़ के आपके सामने 7 लोग दिखाया जा रहा है। तो ये टोटल का टोटल मुस्लिम समाज को डराने की तैयारी है। जब जबरन शाहरुख खान को मुसलमान साबित करके आपके दिमागों में ये डालने की तैयारी है, देखो कटमुल्लों को हमने बर्बाद कर दिया। देखो ये कटमुल्ला जो शाहरुख खान कूदता था, उछलता था और एक दुनिया में खान खान के नाम से मशहूर था, हमने इस खान को देखो कैसा कैसा जलील करा। हमने इसके बेटे को यूं मिनटों में कानून को अपने हाथ की रखेल बनाकर हमने कैसे इसको जेल में डाल रखा है। मजिस्ट्रेट खुद कह रहे हैं कि कोई भी जुर्म उस पे बच्चे पे साबित नहीं होता, उसके बावजूद बच्चे को जमानत मिलने को तैयार नहीं है। और अडानी पोर्ट पर 3000 जो किलो अफीम पकड़ी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी खेप पकड़ी जाती है, वहां पर ये शासन प्रशासन सीबीआई एडमिनिस्ट्रेशन सब चुप हो जाते हैं, वहां पर कोई छानबीन नहीं होती। तो किस तरफ जा रहा है भारत? यहाँ पर संविधान का कत्ल हो रहा है, यहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और आर्यन ने भी बेवकूफ़ी कर दी। एक बात कह देते कि अदानी अंकल ने मुझे चखने के लिए एक पाउडर दिया था, मैं उसको चख रहा था। तो ये एक तरह का बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी है कि किसी भी तरह मुस्लिम समाज को टारगेट करा जाए। और कमाल की बात यह है कि शाहरुख खान साहब जो है मोदी साहब के बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले शाहरुख खान ने कोई स्टेटमेंट दे दिया था जो सरकार के विरोधी था, तो तब से इन लोगों ने कहा था कि हम तुझे बर्बाद कर देंगे। और ये इतने दुश्मन के पुलंदे हैं, इतने नफरती दोधारी तलवार हैं ये आरएसएस वाले, कि 5 साल पुराने वाले स्टेटमेंट को ना भूल के शाहरुख खान को पूरा ट्रैप करा गया। और शाहरुख खान को अगर बर्बाद करना है तो जाहिर सी बात है उसकी औलाद को टारगेट करा जाएगा। अगर आपको हम बर्बाद करेंगे तो आप किससे मोहब्बत करते हैं? अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो हम आपकी औलाद को टारगेट करेंगे। तो शाहरुख खान का जो एक आप देखें कि शाहरुख खान की ज़िंदगी अपनी औलाद में ही बसती है, उसी के बेटे को टारगेट करा। शाहरुख खान को पनिश करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, तमाम इन्होंने मंत्रालों ने तमाम लोगों ने जाल बिछा के शाहरुख खान के बेटे को प्री प्लान उस पार्टी में बुलाया, उस क्रूज पार्टी में बुलाया जिसमें 2500 बिगड़े नवाब अय्याश फैमिली के बच्चे शामिल थे। 2500 बच्चे शामिल थे, क्रूज पर शामिल थे। और क्रूज में इन्होंने आराम से एंट्री कर ली, तो वहां पर कोई पकड़ नहीं, पार्टी शुरू नहीं हुई, ठीक पुलिस सूंघती हुई जाती है, पुलिस नहीं होती, सिविल ड्रेस में बीजेपी के 2 नेता सूंघते हुए जाते हैं, उसमें एक टकलू है और एक लाल शर्ट वाला, और ठीक जाकर आर्यन खान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसके पास से ये बरामद 3 ग्राम हशीश बरामद हुई, हीरोइन बरामद हुई, और उसमें कट्टे भर भर के पूरे दिखाए जाते हैं। तो ये इतना बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट है, इस तरह बेवकूफ़ी पे पूरा समाज चल रहा है कि सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह भारत किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजा वाली बात है कि जिसके गले में फांसी का फंदा फिट हो, बस मुसलमान होना चाहिए। जुर्म अगर बलात्कार बीजेपी वाला करता है तो फंदा अगर मुसलमान के गले में फिट होता है तो मुसलमान को टांग दो। जुर्म अगर करप्शन अगर कोई बीजेपी वाला करता है तो दलित समाज को टांग दो। जुर्म अगर कोई भी करता है तो किसानों को मार दो। तो ये पूरा का पूरा भारत को बर्बाद कर दिया। और अब आप एक नया स्कैंडल देखिए कि कोयले को किस तरह टारगेट कर रहे हैं कि भारत में बहरान साबित होने वाला है, भारत में बिजली की कमी होने वाली है। तो आपको पता है ये क्यों होने वाली है?
भारत में बिजली की कमी होने नहीं वाली, कर दी जाने वाली है, ताकि आपके डेवलपमेंट को बिल्कुल सिफर कर दिया जाए, आपको बिल्कुल फ़कीर बना दिया जाए, आपकी ज़िंदगी ऐसी कर दी जाए कि आदिवासी भी आपसे ज़्यादा सही हो। आपको पता है कि भारत दुनिया का नंबर 2 पर आता है कोयला निकालने में। पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। हम आयात भी करते हैं, हम निर्यात भी करते हैं। सबसे बड़ी कोयले की खदानें भारत में पाई जाती हैं नंबर 2 पर। उसके बावजूद अगर ये बहरान पैदा होता है तो उसके पीछे की आप एक स्ट्रैटेजी सुनिए, समझिए कि क्या है। कि मोदी ने आने के बाद बहुत सारी कोयल खदान को अदानी को दे दिया और अदानी ने वहां से कोयला नहीं निकाला। जब आप कोयला नहीं निकालेंगे, जाहिर सी बात है शॉर्टेज होगी, और कोयले से ही तमाम चीज़ें चलती हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आप देखिए ट्रेनें हो, जितनी भी हो उसी से चलती हैं। जब कोयले की कमी होगी तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, जब ये चीज़ें कम होंगी तो चीज़ें महंगी होंगी, लाइट महंगी होगी। उसके बाद मोदी सरकार तमाम कंपनी को बंद करना शुरू कर देगी और फाइनली फिर एक नीलामी का एक मंच सजाया जाएगा और दो खानदानी लुटेरे, गुजराती लुटेरे आएंगे, अंबानी और अदानी, और आपको फिर बेवकूफ़ बनाएंगे। और मोदी जी फरमाएंगे क्योंकि कोयले खदानों में से कोई कोयला नहीं निकाल पा रहा है, लाइट महंगी हो गई, कारखाने ठप हैं, इसलिए इन खदानों को हम नीलाम करते हुए अदानी ग्रुप को दे देते हैं या अंबानी ग्रुप को दे देते हैं। तो ये भारत को बर्बाद करने की तैयारी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी, आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है, बिजली पर डिपेंड है, हर चीज़ बिजली से चलती है। अब तो गाड़ियाँ भी बिजली से चार्ज होकर चलने वाली आ गई, ई रिक्शा आ गए, तो वो ई रिक्शा भी तो कहीं ना कहीं से चार्ज होते हैं, बैटरी से चार्ज होते हैं। अब तो गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई घरों में। आप देखिए हम कितने ज़्यादा आदी हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर यही चीज़ ख़त्म हो जाएगी या फिर इसको हमें हवा बनाकर पेश करा जाएगा और फिर हमें महंगे तरीन दामों पर दी जाएंगी, तो जनाब किसकी औकात होगी कि जो बिजली का यूनिट अगर आज 4 रुपए यूनिट है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो 50 रुपए यूनिट हो जाएगा, तो किसकी औकात होगी। तो ये भारत को बर्बाद करने के लिए कोयले का बहरान हुआ नहीं, पैदा करा जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है। खदानों को पहले ही ऑर्डर दे दिया गया कि तुम कोयला मत निकालना, ताकि कोयले का बहरान हो जाए, कोयले की कमी हो जाए और भारत में तरीमाम हो जाए और भारत में लोग अंधकार में डूब जाए और सोचें कि वाकई मोदी जी गलत नहीं कह रहे, वाकई हमें बहरान का शिकार हो गई। ये एक प्री प्लान इन्होंने करा है और जानबूझकर इन्होंने अदानी ग्रुप को 500 से ज़्यादा कोयले की खदानें दी थी, जहां से अंबानी ने कोयला नहीं निकाला, वो एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी भारत वालों के लिए चाल चली जा रही है, भारतवासियों के लिए 140 करोड़ के लिए ताबूत में कील ठोकने की सरकार तैयारी कर रही है। तो अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाइए। हमें किसी सत्ता से इशू नहीं है, हमें कमल से इशू नहीं है, हमें सरकार की गलत स्ट्रैटेजी से इशू है। अगर सरकार हमारे लिए काम नहीं करती तो फिर लानत है ऐसी सरकारों पर, क्योंकि इन सरकार को हम चुनते हैं, इन सरकारों को हम चुनते हैं। तो अगर ये सरकारें हमारे हित में काम नहीं करेंगी तो इन सरकारों का हमें क्या फ़ायदा। तो तमाम आप लोगों को एकजुट होकर ये वाली बात समझनी होगी कि भारत इस वक्त खतरे में, भारत का संविधान खतरे में, भारत की इंसानियत खतरे में, भारत की कम्युनिटीज़ खतरे में, और भारत का जो एक रेपुटेशन है, इंटरनेशनल रेपुटेशन का लगातार बलात्कार इस सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, हर बात पर बेइज्जती हो रही है, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, किस तरह किसानों को मारा जा रहा है, किस तरह इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो राबिया सैफी हो, बलात्कार के केस ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि मानो किसी पर फूलों की बारिश हो रही। तो भारत को किस किस तरीके से हर मुहाज पर नाकाम करा जा रहा है, हर मुहाज पर कमज़ोर करा जा रहा है। कभी बेटियां लूटी जा रही हैं, कभी किसानों को शहीद करा जा रहा है, कभी फौजियों को मरवाया जा रहा है, कभी कोयले को दिखाया जा रहा है महंगा हो रहा है, कभी तेल महंगा करा जा रहा है। गरज ये कि हर तरह आपके ऊपर चारों तरफ से घमासान जुल्म की बारिश ये सरकार कर रही है। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे और ईवीएम का बाइकॉट आपने करने के लिए मिशन नहीं करा कि हमें ईवीएम से चुनी हुई सरकार नहीं चाहिए, तो आप यकीन करिए अगर ईवीएम भारत में बैन हो जाता है तो भारत में अमनो अमान आएगा और एक ऐसी सरकार भारत में आएगी जो शायद भारत के हित की बात करे, जो भारत के संविधान को सेव करे, जो भारत की इंसानियत को सेव करे, जो भारत जो एक गुलदस्ते की मानंद था इसकी गरिमा को बचा कर रखे। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, मेरी आवाज़ को दूर दूर तक शेयर करिए। ज़िंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।